हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे हमारी पॉलिटिकल जो कड़ी चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का जो हम लोग लेकर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, उसका जो अगला पार्ट है। मैंने कल आपको बता दिया था कि जो डीपीएसपी हम लोग पढ़ रहे थे, संविधान को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके भाग 4 में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। आज जो क्वेश्चंस हैं, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी, स्पेशली यूपीएससी और जो पीसीएस में स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो थोड़ा बहुत डीपली जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि हर एक पीएससी आजकल इसको कवर कर रही है। क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है थोड़ा पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है। तो आज का जो पूरे का पूरा जो लेक्चर है 20-25 मिनट का जो होगा, आप लास्ट तक देखिए, धैर्य बना के देखिए। आपको जो क्वेश्चंस आपके मन में जो डाउट होते हैं, कई बार हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन आज आपके मन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैंने लगभग 1 घंटे का वीडियो डीपीएसपी पे पहले ही हम लोग आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बाकी का ये वीडियो जो है, इसको मिला के आप लोग पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ किसी भी पीसीएस है, किसी भी स्टेट की पीएससी है, वहाँ आप डीपीएसपी से जो क्वेश्चंस आएगा, मेंस का क्वेश्चंस भी आएगा, तो आप ऐसा नहीं है कि आपके वो सर से ऊपर निकल जाएगा, आप उसको भी टैकल कर सकते हैं। एज वेल एज जैसे हमारी सीरीज में एक डिटेल भी है कि हम लोग केवल पीटी ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं कि आपका पीटी का क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से नहीं छूट पाएगा। तो सब लोग दोस्तों, जितने भी आप लोग हमको देखते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, कमेंट और लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या वास्तव में लोगों को जो हम जानकारी दे रहे हैं, जो आप तक हम लोग अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो ऑथेंटिक है कि नहीं। आप अगर कमेंट देंगे, अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे और बाकी के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका ग्रुप हो, उस ग्रुप में शेयर करेंगे, तो अलग अलग लोगों से ये पता चल जाता है कि किन किन चीज़ों की अभी और हम लोग ऐसे कुछ इम्प्रूव कर सकें, जिससे आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें हम दे सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वापस जाता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं डीपीएसपी, और डीपीएसपी में जो भाग 4 है, मैंने आपके साथ शेयर किया था 36 से लेके 51 जो आर्टिकल्स थे, जो अनुच्छेद थे, उन सबको हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। और डिस्कस करने के बाद अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा है हम लोगों की टीम बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। वही आपको अच्छे से किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने जो पढ़ाई की है कि वास्तव में वैसे ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कुछ भी पढ़ते जाइए, कोई उतना महत्व नहीं मिलता उसको। तो आप लोग क्या करेंगे, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो डीपीएसपी है। आपने देखा होगा डीपीएसपी में 3 तरह की भावनाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने किताब में या एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ोगे, जो डीपीएसपी के जो ये आर्टिकल्स हैं, 36 हो, चाहे 37 हो, चाहे 38 हो, 39, 30, 40, 41, ऐसे करके सारे ये क्या है कि ये राज्य को दिए गए अधिकार हैं। जैसे ही मैं राज्य कहता हूँ तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि राज्य क्या है। राज्य जैसे हम बोलते हैं तो संविधान में 2 जगह पे राज्य की डेफिनेशन हमने आपके साथ शेयर कर ली है। राज्य का मतलब होता है चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई ऐसा जो अपने विधान बना के अपने प्रोसेसर को चलाने वाला हो। तो ये पहले संविधान जो ये डीपीएसपी है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को अलग अलग 3 भागों में रखा गया है। और कई बार ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि क्या गांधीवादी जो मानसिकता है, गांधीवादी जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल्स को, कौन कौन से अनुच्छेदों को भारत के संविधान में रखा गया है। या उदारवादी, आपको पता है जिस टाइम पे संविधान बन रहा था तो संविधान में उदारवादी भी थे और जो विद्रोही यानी उग्रवादी भी थे, थोड़े जिसको गरम दल बोला जाता था वो भी थे, और एक अलग से ही लहर थी जिसको हम लोग गांधीवादी बोलते थे। गांधी का जो योगदान है वो हमारे संविधान में कितना है कितना नहीं है, ये देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि गांधी के कुछ सिद्धांत भी हमारे संविधान में रखे गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों को, जो सिद्धांत थे, उनको हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करके दिया है, उनको आर्टिकल बना के रख दिया है, यानी कि उनको अनुच्छेद बना के हमारे संविधान में पिरो दिया है। तो पहला पिरोने की बात है, मैंने 3 अलग अलग चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, जैसे कि किताबों में आपको नोट्स में मिल जाएगा, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे पहले है समाजवादी।
सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं। इन 3 सिद्धांतों में क्या है कि समाजवादी यानी कि समाज को उत्थान करने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज में जो कुरीतियां उनको खत्म करने के लिए जो भी डीपीएसपी में यानी कि राज्य के जो भी कर्तव्य हैं, जो भी दायित्व राज्य को सौंपे गए हैं, उन दायित्व में कौन कौन से आर्टिकल्स या कौन से अनुच्छेद आते हैं जो समाजवादी को पिरो के रखते हैं, समाजवादी मानसिकता को रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कौन सा मतलब दे देगा 4 आपको ऑप्शन दे देगा, कौन सा अनुच्छेद समाजवादी को प्रदर्शित करता है, समाजवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यूपीएससी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, यूपीपीएससी में भी प्रोबेबिलिटी रहती है और आजकल तो वनडे एग्जाम में भी उठा के उसको कॉपी करने लगे हैं। तो पहला अनुच्छेद है दोस्तों 38। मैंने अनुच्छेद को आपके साथ डिस्कस कर लिया है कल, तो बहुत आगे जाके डिस्कस ना करते हुए हम बात करेंगे। आपको याद रखना केवल 38 जो है, 38 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो क्या कहता है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि जो है लोक कल्याण की, यानी कि लोक कौन, पूरा समाज, यानी कि जहां भी लोक कल्याण की बात आएगी, लोगों की बात आएगी, लोगों की बात आएगी, उनके कल्याण की बात आएगी, तो क्या कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 38 समाजवादी सिस्टम में ये फिट होता है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 कै या आर्टिकल 39 के जितने भी सब पार्ट्स हैं हमने कल डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स लगभग सारे पार्ट्स किस में आ जाते हैं, क्योंकि समान न्याय की बात करते हैं। समाज कौन सा समाज होगा, समाज वो अच्छा होता है, समाज में सारे तबके बराबर हों, सारे लोग बराबर हों, भाईचारा हो, ऐसी समाज की बात कर रहे हैं, यानी कि समान समाज की बात कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। तो आर्टिकल 39 भी सेम वही करता है। और आर्टिकल 39 के बाद बात करते हैं आर्टिकल 41, 38, 39 और 41। कुछ दशाओं में सहायता, सरकार में जो आपको पता है समाज में कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ स्त्री हैं, कुछ दिव्यांग हैं, कोई अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन लोगों को क्या करना है, कुछ दशाओं में, दशा का कुछ भी हो सकती है, उस दशाओं में सबको समान करने की बात आर्टिकल 41 में कही गई है। ये भी आपका समाजवादी सिद्धांत के अंदर आता है। और उसके बाद आता है 43 में कहा गया है कि जो निर्वाह योग्य मजदूरी मिलेगी आपको, यानी कि आपको जो लिविंग, आपको जीने के लिए जितनी मजदूरी या जीने के लिए जितना पैसा चाहिएगा, ये दायित्व है राज्य का। तो यानी कि क्या करना चाह रहा है कि जो लोग गरीब हैं, अपने मतलब जीने के लिए काम करते हैं, काम के लिए उनको पैसा दिया जाना, यानी कि समान करने की बात 43 में कही जा रही है। 43 कै में क्या कहा जा रहा है कि प्रबंधन जो होगा, उस प्रबंधन में भी हम जो मजदूर लोग हैं, जो कामगार हैं, उनका सहयोग रख लिया जाएगा। तो वो किस में कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है आपको 43 में। वो भी समाजवादी सोच है, क्योंकि समाज को बराबर करने की सोच है। उसके बाद बात आती है 46 की। तो 46 0 से लेकर 6 और 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को उनको स्वास्थ्य और उनके खाने पीने का, पोषाहार का, और बाकी 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का, ये भी समाज की मेन स्ट्रीम लाइन में जो नीचे के तबके के लोग हैं, इनको लाने के लिए बात कही गई है। उसके बाद दोस्तों आता है आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है कि समाज में जो भी गरीब लोग हैं, उनको, जो लोग खाने के लिए अनाज नहीं एकत्र कर पाते, अपनी मजदूरी नहीं ले पाते, उनको अलग अलग तरीके से राज्य का दायित्व है कि उनको पोषाहार प्रोवाइड कराए, उनको अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराए, या उनकी सेहत पे जो नुकसान देने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको बंद करे। ये राज्य का दायित्व है। यानी कि क्या कह सकते हैं कि राज्य को अच्छा राज्य बनाने के लिए समाजवादी सोच कैसी होती है, इन आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी सोच कैसी। इन आर्टिकल्स के ऊपर ऐसा नहीं है कि इन आर्टिकल्स को खाली समाजवादी के लिए रखा गया, अलग भी ऐसा नहीं है। कुछ आर्टिकल्स यहाँ भी मिल सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स आपको गांधीवादी सोच में भी मिल सकते हैं और कुछ उदारवादी सोच में भी मिल सकते हैं। हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे हमारे आता है कि गांधीवादी सोच। आप सोचते हैं गांधी कैसे थे, अहिंसा परमो धर्म है। उनका एक वाक्य था कि वो अहिंसा से सबको जीतना चाहते थे। उनका एक वाक्य था कि वो गांव की तरफ राजनीति को लेके जाना चाहते थे। उनका एक वाक्य था कि वो नशा मुक्त लोगों को रखना चाहते थे। उनका एक वाक्य था कि वो कुटीर उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहते थे। उनका सीधा सा था कि आप लोग जो खादी होता है उसके तरफ ध्यान दीजिए, चरखा कातिए, उससे बनाइए कपड़े। यानी कि वो आपको क्या करना चाहते थे, जो आजकल MSMEs है या छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, वो क्या था, वो सारे का सारा गांधीवादी सोच। यानी कि ऐसे जो भी हमारे संविधान में अनुच्छेद या DPSP में या राज्य के जो भी दायित्व ऐसे होंगे जिन पे इन चीज़ों का थोड़ा प्रभाव होगा, तो वो गांधीवादी सोच में हमने रख लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सेग्रीगेट किए गए हैं, ये केवल एक मानसिकता है। गांधी को मानने वाले या गांधीवादी जो मानसिकता है उसको मानने के लिए उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको इन आर्टिकल्स में मिलेगा। तो सबसे पहले गांधी जी 40, ये बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 क्या है, या कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ग्राम सभाओं का गठन या ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारत के संविधान
संविधान के डीपीएसपी भाग 4 में और अनुच्छेद 40 में इसको वर्णित किया गया है, जो पूरे का पूरा गांधी जी की विचारधारा के ऊपर डिपेंड है। गांधी जी कहते थे कि जो राजनीति है, राजनीति की जो जड़ है वो गाँव से स्टार्ट होनी चाहिए और फिर उसके बाद जाके गाँव से ऊपर पंचायत, पंचायत से ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर जिला और ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। तो गाँव ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों 43 आप देखेंगे, 43 यहाँ भी है, 43 यहाँ भी है, दोनों जगह 43 है, क्योंकि यहाँ पे समाज को इक्वल समाजवादी सोच है और समाजवादी तो थे ही भाई। गांधी जी की जो सोच थी, गांधी जी भी तो चाहते थे समाज को एक साथ लेके चलना। आपने देखा ही है उनके एक योगदान, उनके एक जो वो लोग आंदोलन करते थे, जो लोग वो अनशन करते थे, उस टाइप से कितने सारे लोग हो जाते थे, सत्याग्रह करते थे, उसमें कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 43 में बता ही दिया है कि सबको बराबर। और उसके बाद कोऑपरेटिव की बात करी गई है दोस्तों। क्यों? जहां भी कोऑपरेटिव की बात आएगी वहां गांधी की सोच आपको भूलनी नहीं है, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डेवलप होंगी, वो बनेंगी, उनको बनाने के लिए क्यों? क्योंकि गांव में गांधी जी की सोच थी कि गांव से सारी चीज़ें चले, गांव से कुटीर उद्योग चले, आसपास के लोग मिलकर सरकार बनाएं, पड़ोसी लोग मिलकर सरकार बनाए गांव के स्तर से। तो वो 43 में आता है, 43B में आ जाता है वो कोऑपरेटिव वाला। उसके बाद 46 है दोस्तों, उसमें क्या कहा गया है कि कुछ SC ST के लिए विशेष प्रावधान की बात करी गई है। वो लोग भी चाहते थे जो गरीब हैं, जो बेचारे, क्योंकि आपको पता है SC ST हरिजन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। वो चाहते थे कि इनको भी एक मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आया जाए। तो वो लोग, वो जो अनुच्छेद है वो 46 है। 46 के बाद 47 आपने देखा, 47 यहाँ भी है और 47 यहाँ भी है। क्योंकि क्यों नहीं हम गांधी जी को भूलेंगे? क्योंकि गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे नशा मुक्त भारत बनाने की सोच रखते थे, नशीली दवाइयों को का सेवन करने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात करते थे, जो आपका आर्टिकल 47 में वर्णित है अच्छी तरह, कि नशा बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए। जैसे जो भी गांधीवादी सोच को मानने वाले हैं, गांधीवादी सिद्धांत को मानने हैं, उसको बंद करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 48 आपको पता ही है, वो लोग क्या करते थे? काटने की बात करते थे, चरखा चलाने की बात करते थे, सूत की बात करते थे, सेल्फ उद्योग की बात करते थे, कृषि की बात करते थे। तो आर्टिकल 48 में क्या कहा गया? कृषि और पशुपालन, गौ हत्या को बैन करने की बात करते थे। जो भी दुधारू पशु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको मारने की बात नहीं करते थे। तो ऐसे कौन? क्योंकि अहिंसा था, अहिंसा परमो धर्मे उनका एक स्ट्रीम वाक्य था। तो उसकी बात करते हैं 48 में। और 48 में भी कहा जाता है कि जो पर्यावरण है या वन्य जीव है, दोनों बात एक ही आ गई है 48 और 48 का। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि 48 का क्या भारत के संविधान में पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो 48 के में है और कृषि और पशुपालन के जो वर्णन है 48 में है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी गांधीवादी सोच। हमारे डीपीएसपी पे ये जो आर्टिकल है 1 2 3 4 5 6 और 6 से 7 जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे गांधीवादी सोच में। आप लोग एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए और उसको याद करने के लिए आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर, जो उदारवादी हैं। उदारवादी कौन होते हैं? उदारवादी होते हैं कि जो समान सिस्टम रखना चाहते हैं, ना तो अतिवादी होते हैं, ना तो सिस्टम, सबको समान लेके चलना चाहते हैं, सबको एक साथ देखना चाहते हैं, सारे समाज को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सोच जिसकी होती है वो उदारवादी कहलाते हैं। और उदारवादी सिद्धांत ऐसे होंगे, जैसे पहले ही आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता हमने कल डिस्कस किया था। तो समान नागरिक संहिता क्या कहती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए सबके लिए सेम कानून हो, सब बराबर हो। उसके बाद दोस्तों अगला आर्टिकल आता है 45 में वही कि उदारवादी है तो सबको, चाहे वो 0 साल से 6 साल तक का बच्चा, चाहे वो अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे छोटे तबके का हो, चाहे बड़े का हो, कोई भेदभाव ना करके उनके हेल्थ की, उनके पोषाहार की और उनकी शिक्षा की जो गारंटी है वो होनी चाहिए, उदारवादियों में आता है। ऐसे ही उदारवादियों में 48 भी आ जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये इसमें आ गया तो इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि जो उदारवादी होगा जरूरी थोड़ी है कि वो गांधीवादी नहीं हो सकता है, ऐसी सोच हो सकती है। तो 48 भी इसमें आएगा, 48 का कै भी इसमें आएगा। 49 इसमें इंपॉर्टेंट है, 49 आएगा राष्ट्रीय महत्व की बात, यानी कि धरोहर और इमारतों का जो संरक्षण है वो हमारे 49 में जो आपका 49 अनुच्छेद है उसमें वर्णित किया गया है। उसमें ये उदारवादी सोच है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उदार हैं, हमारे सामने कोई गलत काम नहीं होना चाहिए और हम उसको बचा भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद 50वां नंबर का आता है। 50वां नंबर जो ये भी उदारवादी है कि उदारवादियों का एक अपनी सोच होती है कि जिसका काम है वही अगर उस काम को करेगा तो उसका अंजाम अच्छा होगा। तो आप आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में आता है? तो 50 में आता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस सोच का या किस इसका रिफ्लेक्शन किस में है। आपको 4 आर्टिकल दे दिए जाएंगे, आपको छांटने होंगे, 2 3 भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकता है, जो भी है उसको आप देख लेंगे। तो 50 वाला
आंसर होगा। उसके बाद 51 पे आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उदारवादी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हैं। उदारवादियों का सिस्टम है कि हम शांति, हम दूसरों के आदर्श, अपने जो हमारे आदर्श हैं उनको फैलाना चाहते हैं, हम दूसरे का आदर करना चाहते हैं, चाहे वो विदेश में कोई भी देश का, हमारे जो आसपास के देश हैं, पड़ोसी या दूर के देश हैं, उन देशों से हम लोग संबंध अच्छा करना चाहते हैं। और हम लोग हमने किसी भी देश के साथ संधि कर रखी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संधि कर रखी है, तो हम उस संधि को बिल्कुल नियमित तरीके से उसको ऐसे बना के रखेंगे, तत्परता से उसको संजोए रखेंगे, उसको तोड़ने की कहीं बात नहीं करेंगे। तो 51, तो मैंने आपको ये आर्टिकल बताए, उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी। तो अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सारी चीज़ों को आपने देखा होगा कि यार ये तो सारे एकदम ज़बरदस्त सिस्टम आ गए हैं कि सारे, हम लोगों को तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। आप लोग अगर इनकी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं कि आप डीपीएसपी पढ़ रहे हैं। आप दोनों देखेंगे इनमें अंतर क्या आएगा। सब बात तो हमारे लिए करी गई है, सब बात तो अच्छी ही रहने के लिए करी गई है। तो अंतर के लिए हमने बात करी है कि हम इनमें अंतर थोड़ा सा डिस्कस आपसे लिखने के लिए आ जाता है, स्पेशली पीएससी में लिखने के लिए आ जाता है। कई बार अगर नहीं भी आता है तो आप उसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जब भी किसी डिबेट में जाते हैं, मान लो आपके साथ कोई दोस्त बैठा है तो वहाँ आप डिस्कस करते हैं, तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए 10 से 5 डायलॉग बोल देंगे, तो 10 से 5 अगर ऐसे शब्द बोल देंगे, ऐसी वाक्य बोल देंगे जो आपको पता है, शायद बाकी लोगों को नहीं पता है, तो आपको अच्छा लगेगा, डिबेट भी अच्छी होगी और ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने, मैंने एक लिस्ट बनाई है कि इन दोनों में अंतर क्या है। कई बार पूछ लिया जाता है स्पेशली पीएससी में कि भारत के संविधान में जो उपस्थित मौलिक अधिकार हैं और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो दोस्तों अंतर जैसे लिखने के लिए आएगा, मैंने पहले लिखा है कि जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, भाग 3 में है, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है। तो पहला अंतर भाग 3 और भाग 4 का है। दूसरा अंतर दोस्तों, इनके आर्टिकल्स आपको याद होंगे तो एक क्वेश्चन ऐसे 1 नंबर का हो जाता है कि 12 से 35 तक अनुच्छेद में जो है वो मौलिक अधिकार है, और 36 से 51 तक जो है वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो डीपीएसपी है। और अब बात आती है कि यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका से लिए गए हैं कौन से मौलिक अधिकार, और आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट। ये भी इनमें एक बेसिक अंतर है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के लिए है, यानी कि वो व्यक्ति को दिए गए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी है दोस्तों, वो राज्य को दिए गए हैं। और जैसे ही राज्य की बात करते हैं हम, तो राज्य अलग अलग डेफिनेशन हमने पढ़ा दी है। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि ये परिवर्तनीय है। जो हमारे मौलिक अधिकार है परिवर्तनीय है, वो ये बात योग्य है। 32 और 226 के थ्रू हम इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता, बात योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो राज्य की कुछ को काम ना करने के लिए, यानी कि अधिकारों को हनन करने के लिए राज्य ऐसा नहीं कर सकता। राज्य क्या नहीं कर सकता कि राज्य किसी का भी मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता, लेकिन जो डीपीएसपी है दोस्तों, राज्य कर सकता है, क्योंकि वो इच्छुक है, इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं। राज्य की इच्छा है तो वो कर भी सकता है। दूसरी बात, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्टेटमेंट दे दिया था कि क्या जो मौलिक अधिकार है राज्य के लिए वो निषेधात्मक है या निगेटिव है, तो हाँ, राज्य के लिए निगेटिव है दोस्तों, और व्यक्ति के लिए निगेटिव कौन से हैं, व्यक्ति के लिए निगेटिव है डीपीएसपी, क्योंकि व्यक्ति को अगर डीपीएसपी में दिए गए किसी भी आर्टिकल के थ्रू कोई सुविधा नहीं दी जाती है तो वो कहीं नहीं जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम बात करते हैं, अगला जो अंतर है वो है कि व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट जो है वो व्यक्तिगत तरीके से व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है, और जो डीपीएसपी है वो राज्य के लिए पॉजिटिव है। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि राज्य के लिए नेगेटिव फंडामेंटल राइट है, व्यक्ति के लिए नेगेटिव डीपीएसपी है, व्यक्ति के लिए पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है और राज्य के लिए पॉजिटिव डीपीएसपी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो जन्म से, जैसे ही कोई जन्म लेता है जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, और जो डीपीएसपी हैं वो राज्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, राज्य की रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, राज्य की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करते हैं। राज्य चाहे तो उसको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, उनको राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, राष्ट्रपति उनको रोक सकता है। आपातकाल या किसी ऐसी परिस्थिति, कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उसमें फंडामेंटल राइटों को सस्पेंड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं कर सकता है, ये
राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य का अपना कानून है कैसे वो डिपेंड करेगा। दोस्तों अगली बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है वो है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति कल्याण को ध्यान में रख के बनाए गए, व्यक्तियों के कल्याण के लिए को ध्यान में रख के बनाए गए, और डीपीएसपी जो है वो समाज के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, यानी कि वो इंडिविजुअल है, वो सामूहिक रूप से दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्या है कि कानूनी मान्यता, मौलिक अधिकार को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जबकि जो फंडामेंटल राइट है उनको राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अगर राज्य कोई इन फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो डीपीएसपी हैं, अगर कोई राज्य इनको पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है तो सीधी सी बात है उसको राजनीतिक फायदा मिलेगा, उसकी सरकार बनने की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, उसकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको मान्यता प्राप्त है कानूनी रूप से वो राज्य उनको देने के लिए बाध्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा सिनेरियो फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि केस रिलेटेड टू डीपीएसपी। हमारे कई बार हमने देखा है बीपीएससी में या यूपीएससी में या एमपीएससी या किसी भी एक पीएसपी में या ये कहूँ कि पीसी कई बार आईएएस में भी या यूपीएससी में भी कई बार, या यूपीएससी जो भी एग्जाम कराती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो केस है वो किससे रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ ऐसे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ केवल 5 केसों की बात करी गई है। वो 5 केस हैं, आपको ध्यान रखना, कई बार लिख के दे देता है कि नाम दे देगा आपको केस से लिखा हुआ कि ये किससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकारों से, डीपीएसपी से या किसी और चीज से। तो आपको नाम याद रखना है, चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 का ये केस है। इस केस में क्या होता है दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड केस है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस जाता है, चंपकम दोराई राजन और मद्रास राज्य के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है, यहां से क्या है कि यहां से जो चीजें मैं बोलूंगा ना, जो टर्मिनोलॉजी बोलूंगा केवल वो निकालिए, पूरे केस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है यानी कि डीपीएसपी जो है वो अधीनस्थ है फंडामेंटल राइट के। अधीनस्थ का मतलब आपको पता है कि अगर फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो डीपीएसपी काम करेंगे। यानी कि मैं मान लो जैसे क्या कह सकते हैं क्या कि एक प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के अधीनस्थ जो होते हैं वो मंत्री होते हैं, या किसी कंपनी में कोई बड़ा अधिकारी जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे जो छोटे छोटे मैनेजर होते हैं वो अधीनस्थ होते हैं, यानी कि छोटे उसके ना होने पे काम करने वालों को अधीनस्थ कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराई राजन वर्सेज मद्रास राज्य के बीच में कई बार तो ये ऐसा पूछ लिया था केस कब का है, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि जोड़िए। तो 1951 आपको ध्यान रखना है, क्या कहा, ये अधीनस्थ का सिद्धांत दिया, डीपीएसपी को अधीनस्थ बताया फंडामेंटल राइट के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा है गोलकनाथ वर्सन। गोलकनाथ का नाम आपने सुना होगा, जब भी आप फंडामेंटल राइट या फिर आप चीजें पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, तो ये है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का एक मामला था। उस पंजाब राज्य के मामले में 1967 में आया था। उसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है कि सप्लीमेंट्री का सिद्धांत किस केस के थ्रू हमारे संविधान में आया था। तो वो गोलकनाथ का केस था। उन्होंने कहा कि मूल अधिकार जो है वो पूरक है डीपीएसपी के, या डीपीएसपी जो पूरक है मूल अधिकार के। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री का सिद्धांत, आपको ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री या पूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री का सिद्धांत डीपीएसपी में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला था। तीसरा केस दोस्तों आता है बीएम थॉमस वर्सेस केरल राज्य 1976 में। ये 1976 का मामला था। इसमें क्या कहा गया, इसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप कहा। उसने कहा कि कोर्ट इसको बैलेंस करके रखेगा, मतलब जो राज्य है उसको बैलेंस करके रखेगा, फंडामेंटल राइट को भी और डीपीएसपी को भी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कर देगा, किसी को अतिवादी कर देगा या किसको बिल्कुल खत्म कर सकता है। तो ये बैलेंस का सिद्धांत जो बीएस थॉमस। उसके बाद मिनर्वा मिल वर्सेस भारत संघ या यूनियन ऑफ इंडिया का एक सिस्टम था। उसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य डीपीएसपी को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, नहीं अलग कर सकता है, ये भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं बैलेंस करके रखेगा। ऐसा नहीं अतिवादी देना जरूरी है, उसको डिस्ट्रैक्ट का सिद्धांत आपसे पूछ लेता है तो वो मिनर्वा मिल के मामले में आता है। उसके बाद अंतिम केस दोस्तों वो है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो है वो सिविल और पॉलिटिकल सिस्टम में दिए गए हैं, उन दोनों को सेग्रीगेशन करता है। क्योंकि कई बार होता है क्या है कि आपको बहुत सारी पब्लिक को यही नहीं पता होता कि कौन सा हमारा मामला या तो डीपीएसपी के अगेंस्ट है या फिर हमारा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट संविधान का मुख्य व्याख्याकर्ता होता है, अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। तो उसने व्याख्या करी कि जो फंडामेंटल राइट है वो सिविल और पॉलिटिकल रूप से आपको दिए जाते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी की जो प्रवृत्ति है वो है सोशल और इकोनॉमिक आपको पहुंचाने की, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक, इनको दोनों को सोशल और इकोनॉमिक का सिद्धांत या सिविल और पॉलिटिकल का जो पॉलिटिक्स सिद्धांत जो था वो दिया गया था आपका अशोक कुमार ठाकुर के 2011 या 2008 के केस में, 2008 में ये केस हुआ था
आप लिख लेंगे। तो ये 5 केस जो इंपॉर्टेंट केस थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि डीपीएसपी के मामले में जो केस हुए हैं उनको सही क्रम में लगाइए या जो कालक्रम है उसको जोड़िए। तो आपको ध्यान रखना है चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ 51, उसके बाद 67, उसके बाद 76 बी एम थॉमस, उसके बाद मिनर्वा मिल, उसके बाद आपको रखना है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस ये। तो ये 5 चीज़ें थी दोस्तों, यही मैंने आपके साथ डिस्कस की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपके साथ बाकी के चीज़ में डिस्कस की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य और बाकी का आगे का पार्ट। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सब लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दबा के कमेंट करेंगे ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश एक अच्छी दिशा में, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। जय हिंद, जय भारत।